जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें कि क्या किया था हमने पिछले वाले में। कि हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया था। उसका स्टार्ट हमने मैग्नेटिज्म से लिया था। मैग्नेटिज्म के बाद हमने सारी डिटेल बेसिक्स डिस्कस करने के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा कैलकुलेशन उसका कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो ये करना है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज प्लेस है तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स किसकी इक्वल होती है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले आपने ये देखना है। कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। ठीक है, सबने अपने यही देखा है कि कंडक्टर में कहीं करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा और सर्कल्स की फॉर्म में। कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हम एक ऐसा कंडक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। एंड प्लेस इट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली। और अब हम उस कंडक्टर को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर देखते हैं, देखा था कि वॉल्यूम, और कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज ए एल। उसका वॉल्यूम जो है कंडक्टर का वो क्या है, ए एल है। ठीक है, सो ए एल वॉल्यूम कैसे हो गया, लेंथ उसकी एल है, एरिया उसका ए है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। सो कंडक्टर हैज़ मैनी चार्ज कैरियर्स। ये आगे मैं थोड़ा सा आगे को अगर इसको लेके जाऊँ, फिर बैक आते हैं कि यहाँ पे ये फिगर शो की हुई है। ठीक है, इस फिगर में ये है कि ये आपके पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है, राइट। और उसको प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एक मतलब जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया हुआ है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। ठीक है, और जब इसमें करंट पास करता है और उसमें बहुत सारे ये कह लें कंडक्टर है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होंगे, मूविंग चार्ज कैरियर्स होंगे। तो ये देखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास ये जो चार्ज कैरियर्स है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो वो करंट के पास करने से तो वो कौन सी है और किसकी इक्वल है। तो देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है और किसकी इक्वल आता है ये। ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज कैरियर्स क्या हैं। कंडक्टर हैज़ मैनी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं। यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हैज़ चार्ज कैरियर एन। हम देखते हैं कि कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में छोटे से स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वॉल्यूम का, उसमें यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, एन चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, यानी यही कह लें कि करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसको जर्नल करने के लिए कि आपने उसको चार्ज कैरियर्स का यहाँ पे नाम दे दिया। अच्छा, ए एल वॉल्यूम, अब उस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, लेंथ उसकी एल थी, एरिया उसका ए था, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए एल। यानी ये उसका टोटल वॉल्यूम हो गया, ये यूनिट वॉल्यूम हो गया। यानी छोटे से पार्ट में एन, ये कह लें हमने सपोज कर लिए कि एन चार्ज कैरियर है, तो ए एल वॉल्यूम में आपके पास चार्ज कैरियर कितने हो गए, एन ए एल। ठीक है, सो टोटल चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या आ गए, एन ए एल। ठीक है, कि आपके पास ए एल वॉल्यूम में एन चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैरियर कितने बन गए, एन ए एल। सो आगे देखते हैं कि फिर हमने ये देखना है कि अगर एन चार्ज कैरियर्स हैं तो फिर वहाँ पे टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो टोटल चार्ज देखने के लिए हम देखते हैं कि वन चार्ज कैरियर पे चार्ज कितना होता है, क्यू। ठीक है, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। तो ऑल चार्ज कैरियर्स वो कितने हैं, एन ए एल। ये पीछे हमने देखा ना टोटल चार्ज कैरियर कितने थे, एन ए एल। और एक पे चार्ज कितना है, क्यू। तो टोटल चार्ज ऑन ऑल चार्ज कैरियर फिर कितना होगा, एन ए एल क्यू। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, यानी ये चार्ज है एक चार्ज कैरियर का, तो इतने का कितना होगा, क्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेल्टा क्यू क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया आपके पास। टोटल चार्ज कैरियर्स भी आ गए, टोटल चार्ज भी आ गया। अब हमने देखना है जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो किसके इक्वल है। ठीक है, वो उसको कैलकुलेट करना है कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है।
सो चार्ज कैरियर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर विद वेलोसिटी वी। कहते हैं कि जो चार्ज कैरियर लेफ्ट से मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी टूवर्ड द राइट साइड, ठीक है, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस एल। ये एल डिस्टेंस, लेंथ जितनी जितनी इस कंडक्टर की लेंथ होगी ऑब्वियसली उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेंगे। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो यहाँ से आप इजीली वो टाइम नोट कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड से राइट साइड चार्ज कैरियर्स वी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, वो कितने टाइम में मूव किया उन्होंने। वो क्या होता है आपको पता है, सिंपल फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो हमने वहाँ से टी निकाला तो एस ओवर वी आ गया। तो एस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, एल। तो एल ओवर वी दैट इज इक्वल टू द डेल्टा टी, टाइम बिटवीन लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। सो करंट एस्टेब्लिश विद इन द कंडक्टर। अब इसके अंदर कंडक्टर के जितना करंट एस्टेब्लिश हुआ है वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, एफएससी में भी है बेसिक, जो इसकी डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, करंट होता है। तो करंट हम टोटल चार्ज हमने ये फाइंड आउट किया था NaLQ, ठीक है। तो डेल्टा टी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एल ओवर वी। एल एल से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ गई, NaQV। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ एल अब हमने फाइंड आउट करना है। ये आपको पहले ही ये कह लें कि पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स किसकी इक्वल होती है, करंट इनटू वेक्टर लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे वहाँ पे इसको एम से रिप्रेजेंट किया था, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे एल सबस्क्रिप्ट में लिखा है, एल का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। तो इसलिए ये आप उस आर्टिकल के साथ इसको थोड़ा मिक्सअप ना कर लें, तो यहाँ पे एल लिख दिया है, ये भी मैग्नेटिक की फोर्स थी जो कि इस कंडक्टर ने, एल लेंथ के कंडक्टर ने एक्सपीरियंस की है। सो मैग्नेटिक फोर्स एफ एल ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ एल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी, वो हमें पता है, हम पिछले आर्टिकल में कर चुके हैं कि वो इस फार्मूले की इक्वल होती है। यहाँ पे आपने करंट की वैल्यू लगा देनी है कि करंट आपके पास क्या है, NaQV। अब ये करंट की किसकी फॉर्म में आ गया, चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में, कि आपके पास वॉल्यूम उसका ये है, इतना चार्ज है, ये आपके पास क्या है, एरिया है, और एन चार्ज कैरियर है। ये करंट का फार्मूला आ गया कि करंट इन क्वांटिटीज पे के इक्वल है। सो करंट क्या आ गया, NaQV, ठीक है, एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना है कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है आपने। यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आना है कि ये मैंने आपको पहले बताया था, ये वेक्टर लेंथ है किसकी, कंडक्टर की। तो यानी कंडक्टर की वेक्टर लेंथ का मतलब है कि जितनी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, और आपके पास उसकी डायरेक्शन किस तरह से शो करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन आपके पास किसकी होगी, एल यूनिट वेक्टर की होगी। सो आपके पास यहाँ पे इस वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। जब आप लिख लेते हो तो यहाँ पे क्या बताता है कि एल की यूनिट डायरेक्शन जो है वो वी की यूनिट डायरेक्शन की इक्वल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो इस फिगर में तो आपके पास जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट। तो एल भी किधर को उसकी डायरेक्शन होगी, यूनिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे पास एल यूनिट वेक्टर और वी यूनिट वेक्टर दोनों इक्वल है, यानी वी भी यूनिट डायरेक्शन उधर ही है जिस डायरेक्शन में एल यूनिट है। तो हम क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे एल यूनिट वेक्टर को वी यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर, जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि आपने कहना है ये वी कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये जो आपके पास एल था ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको अंदर लेंगे और यहाँ से वी मैग्नीट्यूड इसके साथ ले आए ताकि यहाँ पे हमारे पास कुछ वी वेक्टर की फॉर्म बन जाए, ठीक है। किया कुछ नहीं है, गायब कुछ नहीं किया, एल जो है उसको आपने
ब्रैकेट से बाहर ले गए और v ब्रैकेट के अंदर ले आए। मैग्नीट्यूड था ना, तो यानी अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 5 लिखा होता, तो आप 5 अंदर ले जाएं या 2 इधर ले आए, वो एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब एफ एल क्या आ गया है, आपके पास एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी, ये अब मैग्नेटिक फोर्स आ गई। ठीक है, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर एल पे थी, लेकिन हमने क्या कहा था कि हम तो आर्टिकल कह रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की तो बात नहीं की थी, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये देखें कि ये मैग्नेटिक फोर्स भी इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज है। तो अगर ये मैग्नेटिक फोर्स टोटल चार्ज की फॉर्म में है, तो यहाँ से हम इजीली सिंगल चार्ज की फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यानी ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स टोटल आ गई करंट कैरिंग कंडक्टर की। नीचे क्या है, एन ए, ये नहीं है। ठीक है, एन ए एल, एन ए एल क्या था, ये टोटल चार्ज कैरियर थे। यानी मैग्नेटिक फोर्स को अगर उस टोटल चार्ज कैरियर से डिवाइड कर दोगे, तो वो जो फोर्स आएगी वो मैग्नेटिक फोर्स होगी ऑन ए सिंगल चार्ज। तो एफ एल आपके पास यहाँ से आ गया, एन ए एल क्या आ गया आपके पास, टोटल चार्ज कैरियर। ये जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि एल जो है वो लेंथ है कंडक्टर की, ए एरिया है कंडक्टर का, एन चार्ज कैरियर है उसमें, यानी एन ए एल वॉल्यूम क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, में उसमें एन चार्ज कैरियर, ये टोटल चार्ज कैरियर्स है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, एन एन से कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, एल एल से कैंसिल। तो आप ये देख लें बच्चों, क्यू जो है वी क्रॉस बी, ये आपके पास, ये एफएससी में भी आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसकी इक्वल आती है, क्यू वी क्रॉस बी की। तो ये इस तरह से हमने इसको ड्राइव करना है कि सिंगल चार्ज जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा। अब यहाँ पे जो क्यू चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल चार्ज विच एंटर इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट कैन बी रिटन, इसको हम ये कह लें यूनिट डायरेक्शन की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनके बिटवीन एंगल को होगा साइन ऑफ थीटा, और एन यूनिट डायरेक्शन किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। कि अगर आपके पास वी और बी क्रॉस जो है प्लेन है, ठीक है, वी बी की प्लेन है, तो अगर आप राइट हैंड यहाँ पे प्लेस करते हो, बी और वी वेक्टर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे, वहाँ पे राइट हैंड रखोगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यानी एंड यूनिट डायरेक्शन को शो करेगी। सो हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होता है, मैक्सिमम कब होता है, ये भी साथ ही देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा मैंने आपको यहाँ क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो यूनिट डायरेक्शन है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 90, यानी अगर यहाँ पे एंगल वी और बी के बिटवीन जो है एंगल जो है वो क्या आता है, 90 आता है, तो फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 90 1 होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 0। तो वो कहते हैं कि अगर हम इनके बिटवीन वी और बी के बिटवीन एंगल ज़ीरो हो जाए, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं अगर वी और बी दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो जो चीज़ भी बी के पैरेलल आ जाती है उस पे बी का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी, और अगर इस तरह ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं लेकिन पैरेलल होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास वी और बी के बिटवीन एंगल 90 होगा। नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि अपने डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की फाइंड आउट करनी है राइट हैंड रूल से। जैसे मैंने आपको बताया कि वी और बी के टेल्स यहाँ पे जिस पॉइंट पे ज्वाइन होगी, यहाँ पे आपने क्या करना है,
ये आपको हैंड से, राइट हैंड से पता भी चल रहा है कि इस तरह से आपने अगर राय कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, तो ये थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी राइट हैंड को अगर यहाँ पे प्लेस कर देते हो और ये फिंगर जो है वो इस तरह रोटेशन की डायरेक्शन में है, तो थंब की डायरेक्शन होगी, ये वाली जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। किस तरह से? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल स्टेट है कि जॉइन द टेल्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज क्यू जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वी वेक्टर है, तो उसकी जो टेल है और मैग्नेटिक फील्ड की जो टेल है, कहते हैं उन उस पे आपने क्या करना है, उनको ज्वाइन किया। दिस डिफाइन ए प्लेन, ये एक प्लेन बना देते हैं। प्ले से अब यहाँ पे एक राइट हैंड रूल जो है वो लगाना है। राइट हैंड यहाँ इस लोकेशन पे प्लेस करना है कि इस तरह से प्लेस करना है कि जो फिंगर है ये वाली, ये फिंगर्स आर अलोंग द रोटेशन थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है? तो ये रोटेशन की डायरेक्शन में होंगी फिंगर्स। जो थंब होगा, ये इरेक्टेड थंब होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज रिवर्स व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आपके पास इधर को ये वी हो जाएगा, ठीक है? तो फोर्स की डायरेक्शन इसके रिवर्स हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स कि आप जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप उसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से ये कह लें कि बता सकते हैं। अच्छा, इस एक और तरह से भी राइट हैंड रूल यहाँ पे लगाया जा सकता है कि ये क्या शो कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। फोर्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द पाथ, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या किया है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज का ये कह लें कि जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है? आपने थंब को जो है अपना है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर लिया, राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर लिया। तो कहते हैं कि फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर्स जो हैं वो क्या शो करेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि वी और बी आपस में क्या है, एक प्लेन बनाते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अब किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन इसके पर यहाँ पे तो ऐसे शो हो रही है ना, असल में ये जो आपकी हथेली है इसके अपवर्ड अगर ऊपर को ये कह लें कि वेक्टर जो है वो ड्रा करें, तो वो डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की होगी। तो इस तरह से भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी किया जा सकता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका थंब हो, वो कौन सी होगी मोशन, वी वेक्टर की फॉर्म में। तो जो आपकी फिंगर्स होंगी वो सीधी बी की डायरेक्शन को शो कर रही होंगी। तो फोर्स इन दोनों के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो इस तरह से भी आप ये कह लें कि आप इसको डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमने जनरल चार्ज कैरियर पे फोर्स फाइंड आउट कर ली। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव ई। सो यहाँ पे नेगेटिव ई आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर माइनस ई की जगह पे वहाँ पे ये कह लें प्लस ई आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए प्रोटॉन, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन एंटरिंग विद वेलोसिटी v इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इज दिस। So when an electron or proton are projected into magnetic field in the same direction, both are deflected in opposite direction because magnetic force acts on them in opposite direction. कहते हैं ये तो अकेले अकेले थी ना, लेकिन अगर आप क्या करते हो कि दोनों को इकट्ठे ही एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव है और वहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास था कि एक मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में है उस पे क्या फोर्स होती है, वो क्यू वी क्रॉस वी या क्यू वी भी होती है।
ठीक है? अब हमने ये देखना है, पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को प्लेस कर देते हो तो उस पे कौन-सी फ़ोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है, ठीक है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस कर देते हो तो उसमें मैग्नेटिक फ़ोर्स है, वो आपने देखा था कि QVB थी। अब हमने इन दोनों को कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर देना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल को आप प्लेस कर देते हो तो उनकी मोशन जो है वो किस तरह की होगी और वो कौन-सी फ़ोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लें जी। ये बहुत ईज़ी सा कंसेप्ट है। मैंने इसीलिए ये इस बुक से आप सबको करवा रही हूँ क्योंकि आपका तो ये माइनर कोर्स है। तो अगर मेरी बेसिक फ़िज़िक्स के होते तो मैं फिर एचआर के ही फ़ॉलो करती। तो आप मैथमेटिक्स के हो तो स्टार्ट है आपका, तो आपको मैंने बहुत ही ईज़ी सा ये करवाया है। ठीक है? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ पॉज़िटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में एंटर हो रही होती है। ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर आप पॉज़िटिव चार्ज प्लेस कर देते हो, तो ये पॉज़िटिव चार्ज इस पॉज़िटिव को रिपेल करेगा और ये पॉज़िटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में भी आपका पॉज़िटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो वो पॉज़िटिव चार्ज मूव जब करता है, तो वो कौन-सी फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है? वो Fe, ठीक है? और वो किसके इक्वल होता है? QE के। ये हम पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में बहुत अच्छी तरह इसको डिस्कस कर चुके हैं। Consider a positive charge is placed in a uniform electric field. Electric force acting on the charge is given by, वो इसके इक्वल होती है QE के। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज विल मूव पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज़ फ्री टू मूव। यानी अगर आप इसको फ्रीली मूव करने दें, ये नहीं अगेंस्ट अ फील्ड लेके जाएँगे तो वो और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं मूव करने के लिए, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में ई की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा। अगर ये मूव करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो हम न्यूटन सेकंड लॉ से ये कह लें कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज़ इक्वल टू किसकी है? ma की। ठीक है? एक फ़ोर्स ये है, एक फ़ोर्स ये है। ठीक है? तो आप दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज जो है मूव कर रहा है वो किसके इक्वल होता है? Q, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यूनिट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो position of the charge at any time can be calculated by using three equation of motion। कहते हैं कि पोजीशन जो है ये एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से हम ये कह लें कि एक्स निकाल सकते हैं। तो हम तीनों इक्वेशन जो है मोशन की यूज़ करके कहते हैं कि पोजीशन चार्ज कैरियर की जो है वो किसी भी टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डू वर्क ऑन चार्ज व्हेन प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज वर्क करेगी चार्ज पे जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। ठीक है? तो वहाँ पे आपने देखा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो पोटेंशियल के इक्वल आता है। वो ये वाला कंसेप्ट अगर आप इसको रिफ्रेश कर लें, ठीक है? मोशन ऑफ द चार्ज पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन थी, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मोशन देखते हो तो वो मैंने पहले आपको बताया था, ये मैग्नेट साउथ और नॉर्थ, आप आपके पास पॉजिटिव चार्ज वही वाला, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में ये परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो फ़ोर्स और वी एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मैक्सिमम फ़ोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर जो है वो मूव करेगा बी के। सो हम देखते हैं मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट ऑन द चार्ज when a charge positive q enter into the magnetic field with velocity v is given by this। इस ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। The maximum magnetic force acts on positive charge when it enter into the magnetic field perpendicularly। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ये है इस तरह से और ये उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? ये परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर ये बी के पैरेलल हो जाएगा तो फिर वो वहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो चार्ज मूव इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? सर्कल में मूव करेगा। सो अब देखते हैं कि आपके पास फिर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या बनती है मैग्नेटिक फील्ड में।
अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और भी नोट कर लेनी है कि मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय वी एंड बी इज़ ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये आपके पास क्या होगी? डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी, ठीक है? तो ये वर्क कोई वर्क डन नहीं करेगी। ये वर्क डन परफ्यूम मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, मैग्नेटिक की वजह से क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखें कि मैथमेटिक्स में आपके पास वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कौन-सी है? मैग्नेटिक फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कौन-सा है? एस, ठीक है? यानी ये चार्ज की मोशन को शो कर रहा है। सो ये एफ एम डॉट एस किसके इक्वल आ गया? वी टी के। तो अगर आप देखें कि वी और टी और एफ के बिटवीन, एफ और वी के बिटवीन एंगल क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। अगर वो दोनों एक दूसरे के फोर्स और वी तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर तो कोस 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। ये बात भी याद रखनी है। दूसरा फिर उसके बाद आता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स किसको कहते हैं? Total force acting on a charge is called Lorentz force when it enter in a region where electric and magnetic field are applied at the same time। यानी सेम टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप इकट्ठे अप्लाई कर रहे हो और उस रीजन में यहाँ पे ये अप्लाई हो रही हैं, एक वो चार्ज को एंटर कर देते हो तो वो टोटल चार्ज जो है वो जितनी फोर्स टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इन दोनों का सम। तो ये क्या फोर्स इलेक्ट्रिक की वजह से क्यू ई हो जाएगा, मैग्नेटिक की वजह से क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो टोटल सम है ये फोर्स जो है इसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है। यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे लाज की तरफ कि एम्पियर ला क्या होता है और आपके पास लेंजिज ला क्या है। ठीक है, तो जो लाज हैं ये नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये कह लें इंशाल्लाह कर लेंगे और नेक्स्ट में हमारा ये सिलेबस इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर देंगे सिलेबस को। लास्ट 3 लेक्चर में 3 ला कर लेंगे मैग्नेटिज्म के। सो आज हमने क्या किया है? आज फिर इस लेक्चर में 2 आर्टिकल किए हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया मूविंग चार्ज पे। टोटल हमारा चार्ज ये था, ठीक है? और चार्ज कैरियर्स ये से टोटल चार्ज ये आया। तो फिर हमारे पास करंट क्या है? ये है। अगर करंट ये है तो करंट कैरिंग कंडक्टर जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके फार्मूले में प्लेस कर दिया तो टोटल फोर्स आ गई। बट हमें सिंगल चार्ज पे फाइंड आउट करनी थी तो हमने टोटल चार्ज कैरियर से उसको फोर्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फोर्स आ गई क्यू वी क्रॉस बी। फिर हमने इसकी फिज़िक्स डिस्कस की कि मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को कंबाइन मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करते हो तो वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करेगा। दोनों फोर्सेस का जो सम है वो आपके पास टोटल फोर्स है और उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है जी, ये आगे ये वाला आर्टिकल जो है हमने नहीं करना, हम यहाँ तक वाइंड अप कर देते। इसके बाद हमने फिर एम्पेयर्स लॉ की तरफ आना है। ओके स्टूडेंट्स।